हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूं मैं आप सभी को? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने प्रकार की कोशिकाएं ज्ञात हैं? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। क्वेश्चन जरा सोच समझ के बोला करो। कितने प्रकार की कोशिकाएं ज्ञात है? किस आधार पर? कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, किस आधार पर? है ना? हाँ जी सर, इसके पीडीएफ आप चेक कर सकते हैं बेटा, कल ही डल गए थे, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जितने भी बच्चे जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, आपको पुराने लेक्चर्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं? होमवर्क आज से आना स्टार्ट हो जाएंगे। रीजन बीइंग सिंपल कि जो टीचर्स हैं वो नए हैं, थोड़ा सा उनको अडेप्ट करना था कि किस तरीके से होमवर्क डालने हैं, उनको आइडिया लग गया है। आज से आपके होमवर्क भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने अपना होमवर्क दे दिया है, आज से आपको होमवर्क आना भी दिख जाएंगे। ठीक है? हाँ जी, दिख गए हैं सभी को? सभी को। और जिनको नहीं दिखे हैं आपके पुराने लेक्चर्स या ओल्ड लेक्चर्स या पुराने बैचेस, प्लीज अपनी ऐप को या तो लॉग आउट करके लॉग इन करें या अनइंस्टॉल करके एक बार इंस्टॉल करें। ठीक है? डन? क्लियर? चलें आगे। दिख गए हैं? बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर हम पढ़ रहे थे कोशिका जीवन की इकाई, ये हमारा अध्याय चल रहा था। कल हमारा पहला लेक्चर था, आज हमारा लेक्चर नंबर है 2, दूसरा लेक्चर आज हम कर रहे हैं। प्लीज भागिएगा मत, आराम से तसल्ली से पढ़िएगा। ठीक है? सर कितने दिन में होएगा, ये कैसे होएगा, वो कैसे होएगा, ये तेरी टेंशन नहीं है, ये मेरी टेंशन है कि मेरे को किस तरीके से पढ़ाना है। तुम्हारा काम है सिंपल पढ़ना, चीजों को समझना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर करोगे तो तुम नेतागिरी करोगे और कुछ नहीं है। ठीक है? सो ट्राई करिएगा, प्लीज फोकस करिएगा सिर्फ पढ़ाई पर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है सर? ओल्ड बैच का हम क्या करेंगे? कुछ मत कर मेरे भाई, तेरा मन है तो उसमें से पढ़ ले, नहीं है तो छोड़ दे। ठीक? चलो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अध्याय चल रहा था, आज इसके आगे हमें पढ़ना है। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने इस चैप्टर का परिचय देखा था, कोशिका सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन वो कोशिका सिद्धांत पूरा नहीं हो पाया था। ये हम लोगों ने पेज नंबर 87 जो था ये हमने कवर कर लिया था। इसके बाद हमें कोशिका सिद्धांत पढ़ना था। कोशिका सिद्धांत यहां से यहां तक जो चीजें लिखी हुई थी वो हम लोगों ने देखी थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें रह गई थी। क्या रह गई थी? एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूं, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कल हम लोगों ने कोशिका सिद्धांत में क्या पढ़ा था। ये वही स्लाइड है जो कल मैंने पढ़ाई थी, ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए। 1838 में जर्मनी के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, मैथियस स्लाइडन, जिन्होंने कई सारे पादपों पर कार्य किया। और उन्होंने क्या बताया कि सभी पादप अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं या कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और उनके उत्पाद से बने होते हैं। यहां पर उत्पाद का मतलब क्या था? इनका ऊतक था। नेक्स्ट 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी शास्त्री यानी जूलॉजिस्ट जिसका नाम थियोडोर श्वान था, जिन्होंने प्लांट्स पर भी काम किया और एनिमल्स पर भी काम किया। मैक्सिमम इनका काम किस पर था? एनिमल्स पर था। अब इन्होंने एक परिकल्पना दी जिसको हम श्वान की परिकल्पना या कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना बोलते हैं। ठीक है? अब इस परिकल्पना में 3 बिंदु थे। पहला, जंतु पर कार्य किया तो क्या बताया कि जितने भी जंतु हैं उनके बाहर, उनकी कोशिका के बाहर एक पतला सा आवरण मिलता है जिसको हम जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट्स पर काम किया तो क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स है, पादप है, उनमें एक विशिष्ट यूनिक कैरेक्टर है, और वो क्या कि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। वर्तमान में अगर देखें तो ये जो चीज थी ये गलत थी। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट्स में नहीं पाई जाती, और भी जीवों में पाई जाती है। तीसरा बिंदु उन्होंने बताया कि पादप और प्राणी जो होते हैं यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो है, उनकी बॉडी यानी उनका शरीर कोशिका और उनके उत्पाद से बना होता है। ये 3 बिंदु थे जो इनकी परिकल्पना थी। अब एक बच्चे ने कल जाते जाते ये पूछा था, मैं उसका आंसर दे देता हूं। सर, एक होती है परिकल्पना, एक होती है परिकल्पना जिसको हम संकल्पना भी बोलते हैं, या तो संकल्पना बोल दीजिए या परिकल्पना बोल दीजिए, और एक होता है क्या? कल्पना। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? सर संकल्पना और कल्पना में या परिकल्पना और कल्पना में डिफरेंस क्या है? देखो, कल्पना को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रीम, स्वप्न। ठीक है? और परिकल्पना या संकल्पना को हम हाइपोथेसिस या कंसेप्ट बोलते हैं, ये बोलते हैं हम अंग्रेजी में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक है जो चीज हकीकत में है,
एक जो चीज जिसका अध्ययन करके ये पता लगाया गया कि हां वास्तव में हकीकत में ऐसी चीज होती है, ट्रू चीज यानी वास्तविक चीज जब होती है तो उसको हम किस आधार पर देते हैं? कल्पना क्या परिकल्पना बोलते हैं, संकल्पना बोलते हैं। कल्पना मीन्स मैंने कल्पना करी कि भविष्य में मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये तो क्या है? एक ड्रीम है, एक सोच है कि ऐसी मैं कल्पना कर रहा हूं, है ना, जो हकीकत नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, यानी असमंजस की स्थिति है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कल्पना बोलते हैं, जो वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परिकल्पना या संकल्पना। अब ये जो चीज जो थी, ये जो श्वान ने जो दी थी, ये थी परिकल्पना, ये थी एक हाइपोथेसिस, यानी जो चीज वास्तविकता में है। क्या है कि भैया उन्होंने क्या देखा कि जंतु कोशिकाओं के बाहर क्या मिल रही है? जीव द्रव्य झिल्ली मिल रही है। पादप कोशिकाओं में क्या मिल रही है? कोशिका भित्ति मिल रही है। उन्होंने बताया प्राणी और पादप जो है वो किससे बने हुए हैं? कोशिका और उनके उत्पाद से। तो ये वास्तविकता में चीज है, इसीलिए क्या बोला? परिकल्पना या संकल्पना। कल्पना नहीं थी, ये ड्रीम नहीं था। हाँ जी, डन, क्लियर है? ये वाली चीज समझ में आ गई है। ये देने के बाद हमने तीसरा बिंदु पढ़ा था, सॉरी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने दी? आपने बोला श्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? श्लाइडन और श्वान ने। ये हम लोगों ने कल देख लिया था। फिर हमने बात करी कि भैया ये जो सेल थ्योरी जो थी ये असफल थी। क्यों असफल थी? क्योंकि ये नहीं बता पाई कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इस सेल थ्योरी को रूपांतरित करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो एक वैज्ञानिक आया 1855 में जिसका नाम रुडोल्फ विर्चू था, जिन्होंने एक कथन दिया, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। अब ये जो कथन जो था, मेरे भाई क्यों बातें कर रहे हो? क्यों बिना फालतू में स्पैम कर रहे हो यहां पर? है दूसरा लेक्चर है, आज से स्टार्ट हो गए हो क्या स्पैमिंग करने में? ओल्ड लेक्चर में घोच पोच में क्लास से बाहर निकाल दूंगा अगर स्पैम करेगा तो क्लास में। दूसरा लेक्चर आज से स्टार्ट हो गए, चलो तीसरा होता, चलो बीच का सेशन होता, दूसरे लेक्चर में स्टार्ट हो गए स्पैम करने में। यार कल तुमको समझाया है, पढ़ाई करते हुए पूरा फोकस यहां पर रख। हाँ जी, नेक्स्ट ओमनिस सेलुल ई सेलुला, ये किसने बोला? रुडोल्फ विर्चू ने बोला। अब इसका मीनिंग क्या था? इन्होंने बताया कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिका से होता है। यही तो ये नहीं बता पा रही थी, कोशिका सिद्धांत यही तो नहीं बता पा रहा था कि नई कोशिका कैसे बनती है। तो रुडोल्फ विर्चू ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से होता है। डन, यहां तक चीज हम लोगों ने पढ़ ली। मैंने 3 क्वेश्चन तेरे को दिए थे। अब इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कुछ चीजें हैं जो पहले समझ लेते हैं, फिर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। ठीक है, आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चू ने दिया या श्लाइडन और श्वान ने दिया? सर कोशिका सिद्धांत श्लाइडन और श्वान ने दिया था। उसका मॉडिफिकेशन किसने किया? रुडोल्फ विर्चू ने किया। इतनी बात समझ में आ गई है। डन। अब यहां पर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मैं यहां पर पूछने वाला हूं। रुडोल्फ विर्चू ने, या मैं पहले बता देता हूं, रुडोल्फ विर्चू जो थे, सर अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी ये नाम मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। तो ये मत कहना कि सर हिंदी में नहीं लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो। ऑलरेडी हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया। तो रुडोल्फ विर्चू ने जो चीज बताई थी, जो सिद्धांत दिया था, ये जो स्टेटमेंट जो दिया था, ये क्या था? ये एक थ्योरी के रूप में बताया था रुडोल्फ विर्चू ने। और उस थ्योरी को उन्होंने क्या बोला था? ध्यान से सुनना, सेल लीनिएज थ्योरी। क्या नाम था? सेल लीनिएज थ्योरी। कोशिका लीनिएज थ्योरी है सेल लीनिएज थ्योरी। ध्यान से सुनना, इस सेल लीनिएज थ्योरी में रुडोल्फ विर्चू ने क्या बताया था कि ओमनिस सेलुल ई सेलुला, यानी नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिका से होता है। यह रुडोल्फ विर्चू ने बताया। डन, कोई तकलीफ नहीं है यहां तक। चलें आगे, अगला बिंदु जरा ध्यान से सुनना। ये कौन सा बिंदु हो गया भैया? ये हमारा 5वां था, ये 6ठा बिंदु हो मान लेते हैं हम यहां पर। 7वां बिंदु। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आराम से। आवाज नहीं आ रही है यार, आवाज नहीं आ रही है। ये कह रहा आवाज नहीं आ रही है, एक ही है, ठीक है। हाँ जी, डन, यहां तक की बात समझ में आ गई। रुडोल्फ विर्चू ने क्या बोला? ओमनिस सेलुल ई सेलुल, नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पूर्व स्थित कोशिका से होता है। यह चीज हमको समझ में आ गई है, यहां तक की चीज क्लियर है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सेल थ्योरी जो थी, कोशिका सिद्धांत जो था,
अब इसका क्या होएगा? रूपांतरण होएगा। इसका क्या होएगा? मॉडिफिकेशन होएगा। यानी क्या आएगी? नवीन कोशिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आएगा? नवीन कोशिका सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलेंगे? रूपांतरित कोशिका सिद्धांत। और ये जो रूपांतरित कोशिका सिद्धांत या नवीन कोशिका सिद्धांत जो थे, इसके थे दो मुख्य बिंदु। कौन से दो मुख्य बिंदु थे? समझना यहां पर। पहला मुख्य बिंदु क्या कि जीव या सजीव कोशिका और उसके उत्पाद से बने होते हैं। साथ साथ लिखते जाइएगा मेरे। कोशिका और उसके उत्पाद से बने होते हैं। और दूसरा बिंदु क्या बताया? कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। पूर्व स्थित कोशिका से होता है। अब आप खुद जरा सोचिए, पहले वाला जो कोशिका सिद्धांत जो था, जो स्लाइडिन और श्वान ने दिया था, उसमें केवल एक ही चीज थी, क्या? कि जीव जो होते हैं, प्राणी और पादप किससे बने होते हैं? जीव कोशिका और उसके उत्पादों से बने होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? मॉडिफाई करना है सिद्धांत को, है ना? तो उसमें किसकी बात आएगी? रुडोल्फ विर्चू की बात आएगी, जिसने क्या बोला? नई कोशिका का निर्माण किससे होएगा? पूर्व स्थित कोशिका से। अब आप मुझे आंसर दीजिए, ये जो सिद्धांत जो था, जिसका नाम है नवीन कोशिका सिद्धांत या रूपांतरित कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी, ये किसने दी? आप मुझे बताइए, सोच समझकर मुझे बताइए, ये किसने दी थी? हाँ जी, अरहम पठान। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग होगी आपके लिए, ठीक है दोस्त? क्लास में स्पैम ना करिएगा दोस्त, प्यार से बता रहा हूं, क्लास को स्पैम ना करो, पढ़ाते हुए बिल्कुल भी बातें मत करो। हाँ जी, ये नवीन कोशिका सिद्धांत या रूपांतरित कोशिका सिद्धांत किसने दिया? विर्चू ने ना? नहीं, यहीं पर तुम गलती कर गए। ये जो सिद्धांत जो था, इसमें तीनों वैज्ञानिक आएंगे। कौन? स्लाइडिन भी आएंगे, प्लस श्वान भी आएंगे, और रुडोल्फ विर्चू भी आएंगे। हो गई ना गलती? ये छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेंगी। समझ में आया? नहीं सर, समझ में नहीं आया। अरे बांगड़ू, जरा खुद सोच, दिमाग लगा। ये जो पहला बिंदु जो था, क्या ये पहला बिंदु पहले वाले कोशिका सिद्धांत का है या नहीं है? दिमाग लगा। ये वाला जो पहला बिंदु जो था, क्या ये कोशिका सिद्धांत में इन दोनों वैज्ञानिक ने बता दिया था या नहीं बताया था? हां सर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने, स्लाइडिन और श्वान ने, ये तो पहला बिंदु बता दिया था। हां, लेकिन ये जो दूसरा बिंदु जो था, ये किसने बताया? रुडोल्फ विर्चू ने। तो नई जो सेल थ्योरी आई, नवीन का मतलब क्या है? न्यू, नई कोशिका सिद्धांत जो आया, अब उस नए कोशिका सिद्धांत में अगर दोनों बिंदु हैं, तो पहला बिंदु तो ये दोनों ऑलरेडी बता चुके थे, दूसरा बिंदु इसने बताया, तो नया कोशिका सिद्धांत किसने दिया? इन तीनों वैज्ञानिकों के मिलने से। इन तीनों वैज्ञानिकों को हम रखेंगे किसमें? इस नवीन कोशिका सिद्धांत में। तो ये गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे, और क्या बोल देते हैं कि नवीन कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चू ने दिया। एनसीईआरटी जब पढ़ेगा तो तेरे को लाइन समझ में आएगी। तेरे को विश्वास नहीं हो रहा? मैं तेरे को एनसीईआरटी भी पढ़वाऊंगा। अभी रुक जा, अभी पढ़ा रहा हूं। क्या ये चीज यहां तक की बात पहले तो मुझे बताए, समझ में आ गई है? क्लियर है? अब मैं तेरे को एनसीईआरटी पढ़ाता। तू बोल रहा ना सर रुडोल्फ विर्चू, आजा देख एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले अब इन तीन प्रश्नों का आंसर अब आप मुझे बताएंगे जल्दी से। हाँ जी, इन तीन क्वेश्चंस का आंसर अब बताने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, जल्दी। नवीन कोशिका सिद्धांत किसने दिया?
तीनों वैज्ञानिकों ने, 3 लिख रहा हूं, आप अपने आप आंसर लिख सकते हैं, 3 वैज्ञानिक, श्लाइडन भी, श्वान भी और रुडोल्फ विर्चू भी। इसी नवीन कोशिका सिद्धांत को हमने क्या बोला? रूपांतरित कोशिका सिद्धांत। किसने दिया? उन्हीं 3 वैज्ञानिक ने। डन। अब तीसरे वाले को पढ़, क्या लिखा हुआ है? कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया? समझ रहा है? चीज समझने की कोशिश कर रहा है, कैसे वर्ड्स खेलते हैं तुम्हारे साथ कि भैया ये तो सिद्धांत जो था, कोशिका सिद्धांत जो था, जो नया कोशिका सिद्धांत आया, उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट सम्मिलित हैं? सर तीनों हैं। लेकिन कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाई किसने किया? सर उसका रूपांतरण किसने किया? तो यहां पर आंसर आएगा रुडोल्फ विर्चू। अब बता, अब देख एनसीईआरटी समझ आएगी कि नहीं आएगी? हाँ भाई, कैसा लगा? मजा आया? यहां तक की बात क्लियर हुई? कैसे कैसे चीज, छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी बारीक बारीक चीज जो एनसीईआरटी में घोच-पोच कर देती है ना? क्लियर है? डंडना डंडन। हाँ जी सर, रूपांतरित वाला समझ में नहीं आया। चलो हम इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से लेते हैं। चलिए हम इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लो मैं हूं पार्थ और मेरा भाई है व्यर्थ। एक मैं हूं और एक मेरा भाई है, ठीक है? हम दोनों ने एक साइकिल बनाई। हम दोनों ने एक साइकिल बनाई, एक साइकिल बनाई, ये सोचकर कि ये साइकिल उड़ेगी। क्या होगी? उड़ेगी। क्या होगी? उड़ेगी। हम दोनों ने, मैं और एक मेरा भाई है, हम दोनों ने एक साइकिल का आविष्कार किया, ये सोचकर कि ये होएगी, क्या होएगी? उड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है जी। तो आपसे अगर कोई पूछे उड़ने वाली सबसे पहले साइकिल किसने बनाई, तो आप आंसर देंगे सर आपने और आपके भाई व्यर्थ ने बनाई। मैंने कहा ठीक है, ओके जी। अब बाद में ये जो साइकिल जो थी, ये थोड़ी सी उड़ती और लुढ़क जाती, थोड़ी सी उड़ती और लुढ़क जाती, ये लंबी दूरी तय नहीं कर पा रही थी। यानी अब क्या करना पड़ेगा? सर इस साइकिल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब इस साइकिल का क्या करना पड़ेगा? सर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन मीन्स रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब परिवर्तन, चेंज लाना पड़ेगा। है, थोड़ी सी दूरी तक उड़ती थी, उड़ते उड़ते बस यहां से यहां तक उड़ी और गिर गई, है ना? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन किसने किया? मेरे एक दोस्त ने किया, जिसका नाम है स्वार्थ। बड़ा ही स्वार्थी था, है? उसने क्या किया? स्वार्थ ने क्या किया? इसका मॉडिफिकेशन किया, इसका रूपांतरण किया। अब लिंक कर, अब लिंक कर, जरा सोच। तेरे से अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। लंबी दूरी तक उड़ने वाली साइकिल जो थी, उसको बनाने के लिए कौन कौन से लोग शामिल थे? सोच, लंबी दूरी तक अगर साइकिल को उड़ाना है तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? सिर्फ ये होएगा कि ये दोनों? अरे ये दोनों भी तो होंगे। क्यों? क्योंकि वो लंबी दूरी तक उड़ाने के लिए भैया वो आधार भी तो चाहिए, तो वो आधार इन दोनों ने बनाया। हाँ, तो तीनों लोग शामिल होंगे किसको? उड़ने वाली साइकिल को बनाने के लिए, है ना? अब बात आ रही है क्या कि उड़ने वाली साइकिल जो थी, लंबी दूरी तक उड़ने वाली साइकिल जो थी, उसका रूपांतरण किसने किया? तो रूपांतरण इसने किया था। बस डन। तो इतनी सी चीज थी, इतनी सी चीज को समझना था कि भैया कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इन दोनों ने दिया था। इन दोनों ने मिलकर क्या बताया? सर इन दोनों ने मिलकर यह बिंदु बताया था कि जीव जो होते हैं वो कोशिका और उनके उत्पाद से बने होते हैं। ठीक है, इन दोनों से पूछा गया कि नई कोशिका कैसे बनती है, इन्होंने बोला हमको नहीं पता। तो कोशिका सिद्धांत कैसा था? सर असफल था। अब उस कोशिका सिद्धांत को पूरा किसने किया? रुडोल्फ विर्चू ने। इन्होंने बताया नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिका से होता है। तो एक नया सिद्धांत उभर कर आया, जिसको हमने क्या बोला? नवीन कोशिका सिद्धांत या रूपांतरित कोशिका सिद्धांत। अब ये नया कोशिका सिद्धांत किसने दिया? इन तीनों के
मिलने जुलने से ये नया कोशिका सिद्धांत बना, जिसमें पहला बिंदु इन दोनों वैज्ञानिकों का और दूसरा बिंदु इस वैज्ञानिक का था। तो इन तीनों वैज्ञानिक से एक नया सिद्धांत बना जिसका नाम था नवीन कोशिका सिद्धांत। डन। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि नवीन कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तीन वैज्ञानिक। रूपांतरित कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तीनों वैज्ञानिक। लेकिन वो जो ओरिजिनल कोशिका सिद्धांत जो था, जो सबसे पहले जो कोशिका सिद्धांत जो था, उसका रूपांतरण किसने किया, उसका मॉडिफिकेशन किसने किया? रुडोल्फ विर्चू ने किया। खत्म। डन। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गया? चले यहां तक की बात पक्का? चलो सर, अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। चलिए फटाफट एक काम करेंगे, यहां तक की बात हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके थे, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो लाइन है वो भी हम पढ़ चुके थे। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं यहां पर, ठीक है? देखिएगा, श्लाइडन और श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। डन। मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा। श्लाइडन और श्वान ने संयुक्त रूप से यानी मिलकर कोशिका सिद्धांत जो था उसको प्रस्तुत किया। ठीक है। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, यानी ये दोनों नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चू 1855 वर्ष याद रखना, ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। यानी ये पहले से उपस्थित कोशिका, इसने विभाजन किया और नई कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। ठीक है जनाब, जिसको हमने क्या बोला? ओमनिस सेलुल ई सेलुला। चलिए जी, यहां तक की बात क्लियर है। अब इसके आगे इन्होंने श्लाइडन और श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्या? कि इन्होंने श्लाइडन और श्वान की जो परिकल्पना थी उसको मॉडिफाई करके एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब आप बोलेंगे सर रुडोल्फ विर्चू ने, तीनों का मेल होएगा इसमें। वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत इस प्रकार है, दो बिंदु मैं तेरे को बता चुका हूं। सभी जीव कोशिका और उसके उत्पाद से बनते हैं, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। डन। तो अगर आपसे कोई पूछे, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया? रुडोल्फ विर्चू। नवीन कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तीनों वैज्ञानिक। याद रखना, भूल मत जाना। यह था बेटा हमारा कोशिका सिद्धांत। यहां तक किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की परेशानी है जो मैंने यहां तक बताई है, बिंदास पूछ सकते हैं। हां जी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आपको लगता है यहां पर कोई मिस्टेक है हिंदी में? आपको लगता है यहां पर कोई मिस्टेक होगी हिंदी में? क्या मिस्टेक है सर? यहां पर कल्पना लिखा हुआ है, श्लाइडन और श्वान की कल्पना लिखा हुआ है। सर कल्पना नहीं होना चाहिए, क्या होनी चाहिए? परिकल्पना होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर जो है वहां पर क्या लिखी हुई थी? परिकल्पना लिखी हुई थी। और मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, कल्पना और परिकल्पना में क्या डिफरेंस होता है। डन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी याद रखते जाइएगा। सर लास्ट ईयर के नोट्स हैं, आपसे पढ़ा था तो दोबारा बनाएं। भाई वैसे तो मैंने ये चीज आपको कल भी बता दी थी बेटा, कि अगर आपके पास नोट्स हैं तो ट्राई करिए, जो जो चीज मैं यहां पर एनसीईआरटी की एक एक बिंदु बता रहा हूं उसको अपने नोट्स में ऐड करते जाओ। ठीक है जी। चलिए जी। सर अगर कोशिका भित्ति उसकी विशेषता नहीं है तो एनसीईआरटी में क्या? एक बार दिखाना, एक बार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सर अगर कोशिका भित्ति उसकी विशेषता नहीं है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है, तो नीट में क्या लिखेंगे सर अगर कोशिका भित्ति उसकी विशेषता नहीं है? हे बांगड़ू, ए रे भोलेनाथ, जरा सोच, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बताओ वे क्या ये कथन गलत है, ऐसे तेरे से नहीं पूछा जाएगा। तेरे से यह पूछा जाएगा कि कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम यह बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो उसका विशिष्ट लक्षण है।
तेरे से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा अच्छा ये विशिष्ट लक्षण है, क्या ये गलत है? ये तो हमें समझना था ना कि वर्तमान में अगर हम देखें, प्रेजेंट कंडीशन में अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। क्यों गलत होता है? रीजन मैं तेरे को बता चुका हूं। सर कल की क्लास का होमवर्क नहीं मिला, इसीलिए बोला जाता है क्लास की स्टार्टिंग में आ जाया करो, क्योंकि जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होती है बेटा वो क्लास की स्टार्टिंग में बता देता हूं। अब आप बीच बीच में आओगे, फिर आप बीच बीच में बोलोगे सर होमवर्क नहीं मिला, सर ऐसे नहीं हुआ, सर वैसे नहीं हुआ, तो प्लीज क्लास की स्टार्टिंग में आया करो। क्या सर ये लाइव क्लास है? सर टॉपर्स के नोट्स दे दो। प्लीज नहीं, ऐसे मत करो दोस्त, तुम मेरे को पता है पूरे साल भर ऐसे ही करोगे। मत करो। चले आगे बढ़े। सर क्विज का पोल लाना, ट्राई करूंगा कि आज मैं जो ये वाला जो फीचर है इसको वापस से एक्टिवेट करा सकूं, कि क्विज जो है जो मैं कराऊंगा उसका पोल अगर आ सके तो। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। सर कल्पना और परिकल्पना में डिफरेंस बताइए। ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा जी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कोर्स बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें, समंदर के जैसा कोर्स है। तू एक ही चीज को बार बार रिपीट करेगा, इसीलिए तेरे पास ये लेक्चर जो है आज की डेट में खत्म होते ही वापस आ जाएगा, तो फिर से देख सकता है। कल्पना मीन्स ड्रीम करना कि ऐसा हो सकता है, परिकल्पना यानी जो वास्तविकता में है। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, चले चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये था हमारा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कंप्लीट होने के बाद अगला टॉपिक जो आता है वो आता है कोशिका का समग्र अध्ययन। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो आता है वो आता है कोशिका का समग्र अध्ययन। अब आपको ये वाला टॉपिक जो है आपकी एनसीईआरटी में एक अलग नाम से दिखेगा। क्या? कोशिका का समग्र अवलोकन। अब सर अवलोकन और अध्ययन क्या एक ही चीज है? यस बेटा, एक ही चीज है कि हमें कोशिका का क्या पूरा का पूरा अध्ययन करना है, कोशिका की स्टडी करनी है। तो हेडिंग जो बन रही है वो आ रही है कि सेल का ब्रीफ एनालिसिस करना है, सेल का समग्र अध्ययन करना है, समग्र अवलोकन करना है, यानी उसकी स्टडी करनी है। आइए तो स्टडी करते हैं सेल की। अब प्लीज आप सभी बालकों से, सभी बच्चों से अनुरोध रहेगा, पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए प्लीज डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करना दोस्त। क्या इतनी सी बात मेरी समझ सकते हैं? इतनी सी बात सुन सकते हैं? चीजों को अगर आप समझेंगे नहीं, बिना फालतू के स्पैम करेंगे तो उससे कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, चले आगे। डन, स्टार्ट करें। आइए अगला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है कोशिका का समग्र अध्ययन, यानी कोशिका की स्टडी। देखिए कोशिका की जब हमने स्टडी करी, पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। पहला बिंदु, लाल पेन हटा देता हूं, दिखाई नहीं देगा। कोशिका की जब हम लोगों ने स्टडी करी, अवलोकन मीन्स स्टडी, अध्ययन मीन्स स्टडी। ये मत कहना सर अवलोकन क्या होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं, ध्यान से सुना करो। अवलोकन का मतलब या अध्ययन का मतलब क्या? स्टडी। जब हमने कोशिका की स्टडी करी, क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या हो रहे थे? विकसित हो रहे थे। हमें पता लगा 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। कितने प्रकार की कोशिका? हमें 2 प्रकार की कोशिका दिखी। कौन से 2 प्रकार की कोशिका थी? कि सर हमें 2 प्रकार की कोशिका दिखी। एक हमें दिखी कौन सी? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हिंदी में बोलते हैं असीम केंद्री। और दूसरी हमें पता लगी कौन सी? यूकैरियोटिक। एक हमें पता लगी प्रोकैरियोटिक और एक हमें पता लगी यूकैरियोटिक। एक है असीम केंद्री और एक है ससीम केंद्री। ध्यान से सुनेगा, सारी चीजें समझ में आएगी। तेरी सारी की सारी एनसीईआरटी भी कवर कराऊंगा, एक एक पेज बाय पेज कवर कराऊंगा। नौशाद अंसारी को मैं ब्लॉक करवा दूंगा। नौशाद अंसारी ये लास्ट टाइम होएगा अगर तू स्पैम करेगा, ठीक है? मैं ऑलरेडी 10 बार तेरे को बोल चुका हूं, तेरे को समझ में नहीं आ रही है बात। हाँ जी, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हमने बोला असीम केंद्री, यूकैरियोटिक को बोला हमने ससीम केंद्री। पहले तो सोचो, ये असीम केंद्री और ससीम केंद्री का मीनिंग समझ में आता है आपको? सोचो, कभी भी बायो पढ़ो, उसके एक एक वर्ड को मीनिंग उसके समझने की कोशिश करना। देखो यहां पर वर्ड आ रहा है केंद्री, यहां पर भी वर्ड आ रहा है केंद्री। केंद्री का मतलब केंद्र में कोई चीज है। फिर लिखा हुआ है असीम और लिखा हुआ है ससीम। अब कौन सा सीम समझना?
ध्यान से देखिएगा, ये हमारी एनसीईआरटी, यहां से हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा, ये एक कोशिका, ये इसका केंद्र वाला भाग है, ये भी इसका केंद्र वाला भाग है। अब इस केंद्र वाले भाग की कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन ये जो केंद्र वाला जो भाग था, इस पर एक निश्चित सीमा मिल रही है, एक सुविकसित सीमा मिल रही है, यानी बाउंड्री मिल रही है। बाउंड्री, सीमा का मतलब बाउंड्री, यानी इसका जो एक केंद्रीय भाग था, इसमें एक विकसित बाउंड्री मिल रही है, सीमा मिल रही है, और यहां पर कोई निश्चित बाउंड्री नहीं मिल रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसी कोशिका जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहां पर? केंद्र में। तो उसको हम क्या बोलेंगे? असीम केंद्री। क्या नाम देंगे? असीम केंद्री। और जिसकी सुविकसित सीमा मिलेगी, वेल डिफाइंड यानी सुविकसित, यानी विकसित रूप से जिसकी बाउंड्री मिलेगी, सीमा मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मीन सुविकसित सीमा मिलने वाली केंद्र में कोशिका ससीम केंद्री है। पहले तो मुझे बताइए, क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है? यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब ये जो असीम केंद्री, जिसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, इसको प्राक केंद्री भी बोला जाता है। अब प्राक केंद्री क्यों बोला? क्योंकि इसमें केंद्रक जो है वो विकसित नहीं है। ये जो भाग जो होता है, इसको हमने क्या बोला है? सर, केंद्रक। इसको हमने क्या बोला है? न्यूक्लियस। तो यहां पर क्या मिल रहा है? सर, केंद्रक जो है वो प्राचीन प्रकार का है, यानी विकसित नहीं है, जिसकी सीमा नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। और जिसमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ससीम केंद्री, यूकैरियोटिक। सिंपल सा था, इसका मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझना था। ये 9th क्लास में चीज आ जाती है, जस्ट हमें फील करना था, मीनिंग समझना था, बस। ठीक है। अब अगर इसको इंग्लिश में देखें तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्राचीन, प्रिमिटिव, पुराना। कैरियो वर्ड कहां से है? कैरियन से। कैरियन का मतलब क्या होता है? केंद्र, यानी न्यूक्लियस। डन। तो ऐसी कोशिका जिसमें प्राचीनतम प्रकार का क्या मिल रहा है? केंद्रीय भाग मिल रहा है, जिसमें कोई निश्चित सीमा नहीं है, निश्चित बाउंड्री नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? असीम केंद्री। और इसको हम क्या बोलते हैं? ससीम केंद्री। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। यहां तक की बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चले आगे। चलिए सर, ये था हमारा पहला बिंदु जो मैंने यहां पर आपको बताया कि भैया जब हम स्टडी करते हैं कोशिकाओं की, तो हमें दो प्रकार की कोशिकाएं पता लगती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। ठीक है सर, एक हो गई प्रोकैरियोटिक, एक हो गई है यूकैरियोटिक। अब इधर देखना, सोचना, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, यहां पर एक द्रव्य मिलता है, एक द्रव्य मिलता है, उस द्रव्य को क्या बोलते हैं? हाँ जी, नहीं पता मेरे को, विंटेज ऑफिशियल नहीं पता। हाँ जी, यहां पर एक द्रव्य मिलता है, ऐसे आलतू फालतू प्रश्नों के लिए मेरे पास समय नहीं है। यहां पर एक द्रव्य मिलता है और उस द्रव्य का नाम क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, क्या नाम होता है? कोशिका द्रव्य। बहुत ही बढ़िया। सिंपल। इस कोशिका द्रव्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर, साइटोप्लाज्म। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। कोई तकलीफ तो नहीं है? समझ में आ गया? चलें, इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका अंगक भी पाए जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। यहां पर क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताइए, ये कौन है सर? ये केंद्रक है। हाँ सर। झिल्ली आबद्ध है, यानी झिल्ली से परिपूर्ण है। यहां पर एक मेम्ब्रेन मिल रही है। हाँ जी। क्या इसके अंदर भी द्रव्य होता है? क्या यहां पर भी कोई द्रव्य है? क्या यहां पर भी कोई द्रव्य है? इस केंद्रक के अंदर भी द्रव्य है? इस केंद्रक के अंदर द्रव्य है? सोच, है? इस केंद्रक के अंदर द्रव्य है? हाँ है। उस द्रव्य का नाम क्या होता है? उस द्रव्य का नाम होता है केंद्रक द्रव्य। सिंपल, केंद्रक द्रव्य। सर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब मैं आपसे फटाफट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से कौन अलग करता है? जल्दी से आंसर देना। साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से कौन अलग कर रहा है? जल्दी से आंसर फटाफट मुझे मिलना चाहिए, जल्दी से बताइए। साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से कौन अलग कर रहा है? वेल डन, बहुत ही बढ़िया कशिश, वेरी गुड सर। सेल मेम्ब्रेन, वारे बांगड़ू है। ये तेरा कोशिका द्रव्य है? ये तेरे अंदर केंद्रक द्रव्य है। इसके और इसके बीच में कौन आ रहा है? कोशिका की झिल्ली आ रही है कि केंद्रक की झिल्ली आ रही है? लल्लूलाल है, कौन आ रही है? ये है केंद्रक झिल्ली, ये है केंद्रक की झिल्ली और ये है कोशिका की झिल्ली। तो कौन अलग कर रहा है? सर केंद्रक की झिल्ली अलग कर रही है, कोशिका झिल्ली थोड़ी ना अलग कर रही है। कौन अलग कर रही है? सर ये वाली झिल्ली जो कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से अलग कर रही है। डन, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए इधर आते हैं जरा। यहां पर ये जो कोशिका जो मैंने यहां पर आपको दिखाई है, जरा जल्दी से मुझे बताइए ये कौन सी कोशिका थी बेटा? ये वाली कोशिका कौन सी है? जल्दी से सोच। ये वाली सर प्रोकैरियोटिक है। अब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या केंद्रक आवरण है? आराम से पढ़, चीज समझ में आएगी। आराम से पढ़ेगा, चीजें समझ में आएगी। बेवकूफी भरे सवाल पूछेगा, टाइम वेस्ट होएगा तेरा। यहां पर कोई केंद्रक झिल्ली है? कोई केंद्रक झिल्ली है? नहीं ना। तो यहां पर जो द्रव्य मिलेगा, क्या वो दो अलग प्रकार के द्रव्य होंगे या एक ही प्रकार का द्रव्य होएगा? जरा सोच। क्या दो अलग प्रकार के द्रव्य होंगे या एक ही प्रकार का द्रव्य होएगा? सर एक ही प्रकार का द्रव्य होएगा और वो द्रव्य क्या कहलाएगा? उस द्रव्य को हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म। डन। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? सिंपल सा था। अरे भैया यहां पर एक बाउंड्री मिल रही है, उस बाउंड्री के कारण जो द्रव्य है वो दो भागों में बट गया, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। जो अंदर की तरफ है वो केंद्रक का द्रव्य, जो बाहर की तरफ है वो कोशिका का द्रव्य। यहां पर केंद्रक की झिल्ली नहीं है, जब झिल्ली नहीं है तो एक ही प्रकार का द्रव्य जिसका नाम है कोशिका द्रव्य। सिंपल सा, सिंपल सी बात है। चले आगे, अब बढ़ते हैं दूसरे बिंदु पर। कौन से दूसरे बिंदु? सर पहला बिंदु क्या था? पहला बिंदु याद कर, मैंने तेरे को क्या बताया कि जब हम कोशिका का पूरी कोशिका की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता लगा दो प्रकार की कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। हमने ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में सिंपल से एक डिफरेंस देखा कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक आवरण मिल रहा है जिसकी वजह से द्रव्य दो भागों में बट गया, कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई सीमा नहीं है, कोई केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो एक ही प्रकार का द्रव्य हमें दिखाई दे रहा है जिसका नाम है कोशिका द्रव्य। चलिए सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं दूसरा बिंदु। और अब बिंदु जो आ रहा है वो आ रहा है क्या? ये वर्ड जो कई बच्चों को कंफ्यूज करता है वो है जीव द्रव्य। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तरीके से पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ना। एक ही दिन में तू क्लियर नहीं कर लेगा नीट, पूरे साल भर की मेहनत लगनी है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना पड़ेगा। तू ड्रॉपर है फिर भी टाइम लगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वापस से चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। ये जीव द्रव्य वर्ड आ रहा है। व्हाट इज जीव द्रव्य? ये जीव द्रव्य क्या होता है? मैंने क्या बोला था, बायो में एक एक वर्ड की खींचतान करनी है, उसका चीर फाड़ करनी है। देखिए यहां पर द्रव्य का मतलब तो समझ में आ रहा है। द्रव्य का मतलब कोई तरल है या कोई द्रव्य है, तरल भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। इतना तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। द्रव्य जो होता है, द्रव्य वो तीन प्रकार का होता है। कोई भी मटेरियल जो होता है, द्रव्य जो होता है, तीन प्रकार का होता है, तरल भी होता है, ठोस भी होता है, गैस भी होता है। चलो जी, यहां पर एक द्रव्य है जो तरल भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे वर्ड आ रहा है जीव। जीव मतलब जीवन। अब जीवन जो है उसकी क्या होंगी सर? क्रियाएं। यानी जीवन की क्रियाएं,
जीवन की सारी क्रियाएं। सर कौन सी क्रिया? मैंने बोला आप मुझे बताइए, आप श्वसन करते हैं? आपने बोला हां। मैंने कहा कहां होता है? आपने बोला हमारी कोशिका में होता है। मैंने बोला आप पाचन करते हैं? आपने बोला हां। मैंने बोला कहां पर होता है? ज्यादातर जीवों के कोशिका के बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। ठीक है। मैंने बोला आप उत्सर्जन करते, उत्सर्जी पदार्थ कहां बनता है? आपने बोला कहीं ना कहीं कोशिकाओं के अंदर होता है। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो श्वसन हो, उत्सर्जन हो, ये जितनी भी क्रियाएं हैं जो जीवन से संबंधित है, ये जीवन से संबंधित क्रियाएं एक द्रव्य में हो रही है, एक द्रव्य में हो रही है, एक प्लाज्म में हो रही है, एक द्रव्य में हो रही है, जिसको हमने नाम दिया है जीव द्रव्य। यही तो होगा ना, है ना? अब आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या है कोशिका द्रव्य? है क्या सर? पीएचडी थोड़ी ना करनी, आप तो सीधा सा बिंदु बता दो, जीव द्रव्य है क्या? तो जीव द्रव्य की अगर मैं परिभाषा आपसे बोलूं तो जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। क्या सर? ये कोशिका द्रव्य और ये केंद्र के अंदर द्रव्य, ये दोनों द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं? जीव द्रव्य कहलाते हैं। याद रखना, ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है वो और कोशिका के अंदर जो द्रव्य है वो, एक तो ये वाला द्रव्य और एक ये वाला द्रव्य, ये दोनों द्रव्य मिलकर क्या कहला रहे हैं? जीव द्रव्य। क्यों? क्योंकि सारी की सारी रिएक्शंस, सारी की सारी अभिक्रियाएं, जीवन की अभिक्रियाएं कहां पर हो रही हैं? यहां पर भी हो रही हैं और यहां पर भी हो रही हैं। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो चीज मैंने यहां पर लिखी है, क्या ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए है कि यूकैरियोटिक कोशिका के लिए है? जल्दी से मुझे बताओ। यहां पर जीव द्रव्य दो प्रकार के द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। ये चीज किसके लिए है? ये यूकैरियोटिक कोशिका के रेस्पेक्ट में बोला है या प्रोकैरियोटिक कोशिका के रेस्पेक्ट में बोला है? सर ये जो चीज जो है ये है यूकैरियोटिक कोशिका के रेस्पेक्ट में। ये जो है ये किसके लिए है? सर यूकैरियोटिक कोशिका के रेस्पेक्ट में है, यूकैरियोटिक सेल के रेस्पेक्ट में है। तो अब आप मुझे बताइए प्रोकैरियोटिक सेल के रेस्पेक्ट में जीव द्रव्य क्या होगा? बोल मेरे भाई, प्रोकैरियोटिक सेल के रेस्पेक्ट में जीव द्रव्य क्या होगा? जीव द्रव्य क्या होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका के रेस्पेक्ट में? जल्दी से बता, जल्दी से बता। जीव द्रव्य क्या होएगा? केवल और केवल कोशिका द्रव्य। क्यों? क्योंकि वहां पर केंद्रक द्रव्य नहीं पाया जाता है। बताओ जनाब, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी बात थी। ये अगर चीज समझ में नहीं आई तो कहीं ना कहीं दिमाग को थोड़ा सा विकसित करना पड़ेगा दोस्त। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है? तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जीव द्रव्य, तो आप पहले पूछिए कौन सी कोशिका के बारे में पूछ रहे हो जनाब? अगर यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछ रहे हो तो जीव द्रव्य दो प्रकार के द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है, कोशिका द्रव्य भी और केंद्रक द्रव्य भी। और अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो तो व्हाट इज जीव द्रव्य? कोशिका द्रव्य ही क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य कहलाएगा। डन? क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, सोच समझकर मुझे बताओ, दिमाग लगाओ, दोनों जीव द्रव्य में कॉमन क्या है? दोनों जीव द्रव्य में कॉमन क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जीव द्रव्य का कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन यही तो है, कोशिका द्रव्य यहां पर भी है, कोशिका द्रव्य यहां पर भी है। यानी मैक्सिमम जीवन की अभिक्रियाएं कहां होंगी? सोच, मैक्सिमम, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा जीवन की अभिक्रियाएं कहां पर होंगी? सो सर जीवन की अभिक्रियाएं कहां पर होंगी? हम क्या आंसर देंगे? दोनों जीव द्रव्य में, दोनों प्रकार की कोशिकाओं के जीव द्रव्य में कॉमन चीज क्या थी? वो था कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म।
और आपकी एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, क्या कि जीवन की समस्त अभिक्रियाएं कहां पर होती है? कोशिका द्रव्य में, जो एक प्रकार का क्या है? एक अर्ध तरल आव्यूह है। अब सर ये अर्ध तरल आव्यूह क्या है? वो अभी बता रहा हूं आपको, अभी बताऊंगा। पहले इस चीज को समझ, क्या जीवन की समस्त अभिक्रियाएं, जीवन की सारी अभिक्रियाएं कहां पर होने वाली हैं? कोशिका द्रव्य में होने वाली है। क्यों? क्योंकि मेन जीव द्रव्य का मेन पोर्शन कौन है? कोशिका द्रव्य। क्या केंद्रक द्रव्य नहीं है? है, लेकिन केंद्रक द्रव्य केवल किसमें है? यूकैरियोटिक कोशिका में है। ये कह रहा है सर हमको समझ में नहीं आया, तेरे को पिछले साल भी समझ नहीं आया, तेरे को उससे पिछले साल भी समझ में नहीं आया, तेरे को आगे आने वाले में भी समय में भी समझ में नहीं आने वाला है। अभी बता रहा हूं प्रोटोप्लास्ट क्या है। एक सेकंड रुक जा। प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया? प्रोटोप्लाज्म देख भाई, वापस से रिपीट कर रहा हूं, और जरा एसी वेसी बढ़ाओ यार, गर्मी करे रखते हो। हाँ जी, देखिए ये बेटा मेरे पास एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, एक यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारी की सारी अभिक्रियाएं यहां पर होने वाली है, इसको हमने बोला कोशिका का द्रव्य साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक कोशिका में सारी की सारी अभिक्रियाएं एक इधर होने वाली है, एक इधर होने वाली है। इस द्रव्य को हमने बोला कोशिका द्रव्य, इस द्रव्य को हमने बोला केंद्रक द्रव्य। डन। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो जीव द्रव्य यानी जीवन की जो अभिक्रियाएं होने वाली है, इन दोनों द्रव्य में होने वाली है। एक कोशिका के द्रव्य में, एक केंद्रक के द्रव्य में, एक इस वाले द्रव्य में, एक इस वाले द्रव्य में। यहां पर केंद्रक का आवरण नहीं था, एक ही द्रव्य मिल रहा है, तो सारी की सारी अभिक्रियाएं यहां पर होंगी। तो हमने बोला कि जीवन की समस्त अभिक्रियाएं जो हैं वो कहां पर होंगी? उस जीव द्रव्य में। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीव द्रव्य कौन है? कोशिका द्रव्य। यूकैरियोटिक कोशिका में जो जीवन की अभिक्रियाएं होने वाली है, इन दोनों द्रव्य में होने वाली है। ये हमने लिख दिया। अब हमने बोला मेजरली कौन है, कहां पर? मेजरली सारी की सारी अभिक्रियाएं कहां पर हो रही है? इसी कोशिका द्रव्य में ही तो हो रही है। जीवन की मैक्सिमम अभिक्रियाएं इसी द्रव्य में होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो केंद्रक द्रव्य नहीं है, कोशिका द्रव्य है, तो हम बोलेंगे सारी की सारी अभिक्रियाएं यहां होंगी। और इस वाली कोशिका में अगर देखें तो सारी की सारी अभिक्रियाएं ज्यादातर यहां होंगी, कुछ यहां पर भी होंगी। तो मेन कौन है? मुख्य रूप से जीवन की अभिक्रियाएं कहां हो रही हैं? कोशिका द्रव्य में हो रही हैं। बस डन, इतनी सी बात हमने बोली है। डन। तो ये था बेटा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सिंपल। अगर आपसे कोई पूछे कि बांगड़ू बता जीव द्रव्य क्या है, तो मुंह पर पलटकर क्वेश्चन पूछेगा उससे कि पहले ये तो बता कौन सी कोशिका के बारे में पूछ रहा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछ रहा है तो जीव द्रव्य इज कोशिका द्रव्य। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछ रहा है तो ये कोशिका द्रव्य, ये केंद्रक द्रव्य, दोनों द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य। खत्म। डन। मयंक मिश्रा, जो चीज पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कर, अब जो चीज बता रहा हूं उस पर टोटल फोकस कर। पुरानी सारी की सारी चीजें निकाल दे, नए तरीके से बिल्कुल इस तरीके से पढ़ कि इस बार जो गलतियां करी हैं उसको नहीं दोहराना है, ठीक है। हाँ सर पढ़ाते तो अच्छा हो लेकिन गुस्सा ज्यादा करते हो, मैं ब्लॉक भी कर देता हूं अरम पठान। समझ में आई बात? यहां पर पढ़ ले, फालतू की चीजें मत लिख। चलो जी, यहां तक ठीक है। डन। आगे बढ़े। आइए, अब बात आ रही है जीवन की अभिक्रियाएं कहां पर हो रही हैं? सर कोशिका द्रव्य में हो रही है, जो एक अर्ध तरल आव्यूह है। सर अर्ध तरल आव्यूह, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे अंग्रेजी की तो उसमें लिखा हुआ है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब देखो, अर्ध का मतलब आधा और तरल का मतलब फ्लूइड यानी लिक्विड। अब भैया तुम मुझे बताओ, एक सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास में ये पानी है, ये एक तरल है ना। अब इस तरल में अगर मैं कोई चीज ठोस मिला दूं तो क्या ये पूर्ण रूप से तरल रहेगा या आधा तरल रह जाएगा या थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा ना, तो क्या हम इसको पूर्ण रूप से तरल बोलेंगे? क्या नहीं। क्या ये पूरा तरल होएगा? क्या नहीं होएगा। कैसा होएगा? अर्ध तरल होएगा ना, होएगा ना। अब आप मुझे बताइएगा, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, यहां पर देख, यहां पर देख, यहां पर देख। ये तरल था और इस तरल में तूने ठोस चीजें ऐड कर दी,
क्या सर, क्या ठोस चीजें ऐड कर दी हमने भैया कोशिकांग डाल दिए, हमने राइबोसोम डाल दिए, हमने माइटोकॉन्ड्रिया डाल दिए, हमने लवण डाल दिए, हमने आयंस डाल दिए, हमने सोडियम आयन डाल दिए, पोटेशियम आयन डाल दिए, सोडियम क्लोराइड लवण डाल दिया, हमने राइबोसोम डाल दिए। तो जरा सोच, यहां पर भी डाल दिए, यहां पर भी डाल दिए, तो क्या वो तरल पूर्णतः तरल रहा कि अर्ध तरल हो गया? सोचो, क्या वो पूरा तरल था या अर्ध तरल था? एक ऐसा तरल जो आधा तरल है। क्यों? क्योंकि आप सॉलिड चीजें उसके अंदर डाल दिए हैं, आपने ठोस चीजें उसके अंदर डाल दी हैं। तो साइटोप्लाज्म कैसा हो गया? अर्ध तरल हो गया। यानी उस तरल के अंदर आपने एक लिक्विड था, उस लिक्विड के अंदर आपने कुछ सॉलिड चीज डाल दी है, जिसकी वजह से वो कैसा हो गया है? अर्ध तरल हो गया। कोई मीनिंग आपसे नहीं पूछेगा, बस चीजों को समझना था कि क्यों अर्ध तरल बोल रहे हैं। क्योंकि उसके अंदर हम चीज डली हुई है। क्या डले हुए हैं? कोशिकांग डले हुए हैं, लवण डले हुए हैं, प्रोटीन्स डले हुए हैं, ये सारी चीजें डली हुई हैं एक लिक्विड के अंदर, इसलिए वो कैसा हो गया है? अर्ध तरल हो गया है। सर आव्यूह का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज से घिरा होता है, जो किसी चीज से घिरा होता है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपका कोशिका द्रव्य घिरा हुआ है? क्या आपका ये कोशिका द्रव्य घिरा हुआ है? क्या कोशिका द्रव्य एक निश्चित जगह पर घिरा हुआ है? हां जी। किससे घिरा हुआ है? सर कोशिका की झिल्ली से, सर कोशिका की झिल्ली से। तो अब इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया कि कोशिका द्रव्य क्या है? सर कोशिका द्रव्य एक तरल है जिसके अंदर हमने सॉलिड चीजों को डाल दिया, जिसकी वजह से वो तरल कैसा हो गया? अर्ध तरल हो गया। और वो घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? कोशिका की झिल्ली से। इसीलिए हमने उसको अर्ध तरल आव्यूह बोला है। किसको? कोशिका द्रव्य को। डन? क्लियर है? चले, समझ में आ गया ये अर्ध तरल आव्यूह। अब चौथा बिंदु आता है और वो आता है, सर कुणाल दास इतनी देर से कह रहा है, सर प्रोटोप्लास्ट क्या है? आपने प्रोटोप्लाज्म तो बता दिया, सर ये प्रोटोप्लास्ट क्या है? मैंने कहा था आएगा बांगड़ू, आएगा। धैर्य रख, पेशेंस रख, सारी की सारी चीजें आएंगी, सब कुछ आएगा, थोड़ा पेशेंस रख। सर प्रोकैरियोट्स में तो नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? क्या प्रोकैरियोट्स में कोशिका द्रव्य नहीं है ना? क्या वो कोशिका द्रव्य एक आव्यूह है, यानी किसी चीज से घिरा हुआ है? हां सर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या कोशिका द्रव्य एक आव्यूह है, घिरा हुआ है? हां सर। लेकिन क्या सर वो अर्ध तरल है? हां है। क्यों सर? वहां तो कोशिकांग नहीं मिल रहे। क्यों? राइबोसोम नहीं मिलता, लवण नहीं मिलेंगे, आयंस नहीं मिलेंगे, वो भी तो ठोस चीजें हैं। बिल्कुल मिलेगा दोस्त। तो ये भी एक अर्ध तरल है, ये भी अर्ध तरल है। हां जी, चले आइए। अब यहां पर वर्ड आ रहा है क्या? सर प्रोटोप्लास्ट, जिसको हम हिंदी में प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्यक भी बोल देते हैं। जीव द्रव्यक, ठीक है। वो था जीव द्रव्य, ये था जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, और यहां पर वर्ड आ रहा है प्रोटोप्लास्ट यानी जीव द्रव्यक। दोनों में डिफरेंस क्या है? देख, प्रोटोप्लाज्म तेरे को समझ में आ गया, एक ऐसा द्रव्य जहां पर अभिक्रियाएं हो रही हैं, है ना। प्रोटोप्लाज्म क्या था? अभिक्रियाओं का क्षेत्र था, जो किससे बना हुआ है? कोशिका द्रव्य से। मेनली किससे बना हुआ? कोशिका द्रव्य से। सर ये प्रोटोप्लास्ट क्या है? सर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, तो याद रखना, भूल मत जाना। ये एक आर्टिफिशियल तकनीक से, आर्टिफिशियल टेक्निक से, यानी कृत्रिम तकनीक से, जब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम कृत्रिम तकनीक से, आर्टिफिशियल टेक्निक से कोशिका की, कोशिका भित्ति को हटा देते हैं, तो जो द्रव्य बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। अब आप मुझे बताइएगा,
क्या नेचुरली प्रोटोप्लास्ट मिलता है? सर कृत्रिम तकनीक यानी मानव द्वारा। कृत्रिम तकनीक मीन्स मनुष्य के द्वारा। मैन मेड, ह्यूमंस के द्वारा। हाँ जी, क्या नेचुरली प्रोटोप्लास्ट मिलता होगा? प्रोटोप्लास्ट का मीनिंग क्या था कि भैया एक सेल है जिसमें सेल वॉल है, बाहर कोशिका भित्ति है, आपने उसको हटा दिया। आपने उसको क्या कर दिया? सर हटा दिया। अब आपका यह भी प्रश्न होगा, सर कैसे हटाएंगे? एंजाइम से। कौन से एंजाइम से? कवक को हटाने के लिए काइटिनेज, जीवाणु कोशिका में हटाने के लिए लाइसोजाइम्स, पादप कोशिका में हटाने के लिए सेल्यूलेज, पेक्टिनेज, है ना? तो एंजाइमों से हटाते हैं हम, एंजाइम से। तो कुल मिलाकर जब हम कृत्रिम रूप से यानी मानव द्वारा किसी कोशिका की कोशिका भित्ति को हटा देते हैं, तो हटाने के बाद जो चीज बचती है, जो संरचना बचती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। समझ में आ गया कुणाल दास? क्लियर है? डन? डन? तो याद रखना, प्रोटोप्लास्ट क्या नेचुरल मिलता है? प्राकृतिक रूप से मिलता है? नहीं सर, ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। डन? क्लियर है? तो ये चौथा बिंदु आपको समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। सर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली एक होती है? नहीं बेटा, दोनों अलग अलग चीज होती है जोया। कोशिका भित्ति इज डिफरेंट, कोशिका झिल्ली इज अलग, दोनों अलग अलग होती है। सर क्या डिफरेंस होता है? रुक जा, आएगा इसी चैप्टर में, सब कुछ आएगा। एक ही दिन में थोड़ी ना पढ़ लेगी, सब कुछ आएगा। पेशेंस रखना, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है, ठीक है? आएगा 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 आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ सर, एनिमल में तो मिलेगा ना प्रोटोप्लास्ट। ये वर्ड क्या था? प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है? आप जब कोशिका भित्ति को हटा देंगे। सर एनिमल्स में तो नहीं मिलती। जब नहीं मिलती है तो हटाने की प्रक्रिया जो होती है, हटाने के बाद जो द्रव्य बचता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, एनिमल्स में जब कोशिका भित्ति मिल ही नहीं रही है, तो क्या मैं उसको प्रोटोप्लास्ट बोलूंगा या प्रोटोप्लाज्म बोलूंगा? जीव द्रव्य बोलूंगा उसको। ये वर्ड जो है ये कृत्रिम, अरे यार आर्टिफिशियल रूप से ये वर्ड यूज में लिया गया है। जो नेचुरल चीज है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज में ले रहे हैं? जीव द्रव्य। जो आर्टिफिशियल रूप से वर्ड यूज में ले रहे हैं वो प्रोटोप्लास्ट है। कोशिका भित्ति को हटाओ तो जो चीज बच जाएगी वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। खत्म, इतनी सी बात है। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, पूरे साल भर यही रिपीट करूंगा क्या उमेश गौतम? है कितनी बार? सर नोट्स कब मिलेंगे? बालक आपके बैच में ओल्ड बैचेस आ चुके हैं। आप उन ओल्ड बैचेस यानी पुराना 2024 वाला आरंभ जो है उस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही वहां पर आपको पीडीएफ दिखेगी, उस पीडीएफ में एनसीईआरटी संपूर्ण दिखेगी। नहीं पता, मैं आपको कल बता दूंगा किस तरीके से आपको एक्सेस करना है। अभी प्लीज पढ़ाते हुए डिस्टर्ब मत कर, बता दूंगा। हाँ रिपीट करना है, वापस से सुनो, ध्यान से सुनो, वापस से सुनो, फिर से सुनो। देखो मेरे भाई, यह है एक कोशिका जिसमें यह है कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर ये एक द्रव्य था, ये केंद्रक आवरण और इसका ये केंद्रक द्रव्य है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं थी। चलो सर, मैंने बोला ये है पादप कोशिका। क्यों सर? क्योंकि यहां पर मिल रही है कोशिका भित्ति। ठीक है गुरु, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गई?
ये चीज क्लियर है? ये पीली पीली कोशिका झिल्ली, ये लाल लाल कोशिका भित्ति। अब मुझे बताओ, ये पादप कोशिका है, कौन सी सेल है? प्लांट सेल है। और ये कौन है? सर ये एनिमल सेल है। ये कौन है? सर हमारी प्लांट सेल है। ये कौन सी? हमारी प्राणी कोशिका। शिवानी, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई है यहां तक? सर एनिमल में सेल वॉल मिलती है? नहीं बेटा, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मिलती है, प्राणी कोशिका में सेल वॉल नहीं मिलती है, प्लांट्स में मिलती है। बेटा 9th क्लास पढ़कर आया है ना, ऐसी काम मत कर दोस्त, ऐसी चीजें मत कहे कि सर एनिमल्स में भी सेल वॉल मिलती है। नहीं मिलती, एनिमल्स में नहीं मिलती है, प्लांट्स में मिलती है सेल वॉल। डन? क्लियर है? चलें आगे, पक्का? अब मुझे बताइए, मैं वर्ड आपसे बोल रहा हूं, यह है कोशिका द्रव्य, यह है केंद्रक द्रव्य। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला? सर जीव द्रव्य। ठीक? ओके, इतनी सी बात क्लियर है? इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया? सर इन दोनों को मिलाकर हमने जीव द्रव्य बोल दिया है, जहां पर क्रिया होने वाली है। इसको हमने अंग्रेजी में क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म बोल दिया। यहां तक की बात समझ में आ गई है? सर स्पीड पकड़िए। अब यार कभी कहते हो स्पीड पकड़िए, कभी कहते हो 10 बार रिपीट करिए। हम पगला गए हैं बे, दूसरे ही लेक्चर में हिला दोगे तुम हमको, हैं? कभी कहते हैं स्पीड पकड़िए, कभी कह रहे रिपीट करिए, रिपीट करिए, रिपीट करिए। देखो खुशबू चौरसिया कह रही है सर फिर रिपीट करिए, तो हिल गई हो क्या लड़की? है ये भी रिपीट करूं? अभी तो पढ़ाया, ये भी रिपीट करूं? हाँ जी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, दोनों मिलकर जीव द्रव्य। डन? चलो अब इधर आते हैं। सर यहां पर जीव द्रव्य का है, मैंने कहा ये देख, ये कौन है? सर कोशिका द्रव्य, ये कौन है? केंद्रक द्रव्य। दोनों मिलकर जीव द्रव्य। ठीक है? डन? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे, पक्का? अब वर्ड ध्यान से सुनना। इस प्राणी कोशिका में जीव द्रव्य, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इस प्राणी कोशिका में जीव द्रव्य क्या एक झिल्ली से घिरा हुआ है, हां या ना? बस इतनी सी बात बताइए। हाँ जी, प्राणी कोशिका में जीव द्रव्य क्या एक झिल्ली से घिरा हुआ है, हां या ना? इतनी सी बात दिख रही है तेरे को? इतनी सी बात समझ में आ रही है? ये एक एनिमल सेल है जिसके अंदर ये कोशिका द्रव्य, ये केंद्रक द्रव्य, क्या ये एक झिल्ली से घिरा हुआ है? हां सर, बिल्कुल। डन? चलो, तो हमने क्या बोला? जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली आबद्ध होता है। यहां तक की बात में, इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं थी? प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ये हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर भी दिखाई दे रहा है। हां सर, यहां पर भी जीव द्रव्य जो है वो किससे घिरा हुआ है? यहां पर भी जो जीव द्रव्य है वो किससे घिरा हुआ है? सर इस झिल्ली से घिरा हुआ है। लेकिन सर इस झिल्ली के बाहर एक भित्ति और मिल रही है। मैंने कहा हां, प्लांट्स में कोशिका भित्ति मिलती है। हां जी बिल्कुल। यानी एनिमल्स में, ये हमने किसकी बात करी है? सर प्राणी में। प्राणियों में जीव द्रव्य जो है वो कोशिका झिल्ली से आबद्ध होता है। हां सर। लेकिन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, पादप की अगर मैं बात करूं, तो जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली से आबद्ध होता है, जिसके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है।
अब बता, ये लाइन तेरे को समझ में आ गई? मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बिल्कुल 9th क्लास, यानी जीरो छोड़ नेगेटिव से चीज बता रहा हूं मैं तेरे को। और बता, आनंद नहीं, आबद। हे भगवान, इसको आबद का मतलब ही नहीं पता, आनंद कह रहे हैं, आनंद। ये लाइन समझ में आ गई? अब क्लियर है? यहां पर जो जीव द्रव्य था वो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ, यहां पर जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली से तो घिरा हुआ, लेकिन उसके बाहर क्या मिल रही है? कोशिका भित्ति मिल रही है। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, ये तो हो गया जीव द्रव्य, जीव द्रव्य ये वर्ड हो गया कौन? जीव द्रव्य। अब बात आ रही है जीव द्रव्यक, ये क्या होता है? यही पूछ रहा था ना सर, ये जीव द्रव्यक क्या होता है? बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया था। तुम बिना फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट करते हो और कुछ नहीं। जीव द्रव्यक नेचुरली नहीं मिलता है, आर्टिफिशियली मिलता है, या आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है। कैसे? जब हम एक ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति है उसको हटाएंगे। अरे जब इसमें कोशिका भित्ति है ही नहीं तो क्या हटाएगा? कुछ नहीं हटाएगा। तो यहां पर प्रोटोप्लास्ट नहीं बोला जाएगा, प्रोटोप्लास्ट यहां बोला जाएगा। जब यहां कोशिका भित्ति नहीं तो क्या हटाएगा? कुछ नहीं हटाएगा। तो क्या बोलेंगे सर? यहां पर बोलेंगे जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली से आबद्ध है। अब यहां पर जब तू कोशिका भित्ति हटा देगा तो तेरे पास क्या रह जाएगा? जीव द्रव्य जो कोशिका झिल्ली से आबद्ध है। अब उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। तो जीव द्रव्य क्या होएगा? आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से, यानी मानव द्वारा कोशिका भित्ति हटाकर, कोशिका भित्ति हटाकर क्या बचेगा? कोशिका भित्ति जब हटा देगा तो क्या बचेगा? जीव द्रव्य, जिसके बाहर कौन होगी? कोशिका झिल्ली। फिर तू उसको बोलेगा प्रोटोप्लाज्म? नहीं, तू उसको बोलेगा क्या? प्रोटोप्लास्ट। बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कई बार रिपीट कर दिया, डन। तो ये था बेटा हमारा चौथा बिंदु, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। इससे पहले बताया प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जीवन की अभिक्रियाएं कहां पर हो रही हैं, ये सारा बता दिया है। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं 5वें बिंदु पर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, अगर हम एक कोशिका का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं। रहने दे भाई, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम एक कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उस कोशिका में क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं? तो बेटा एक कोशिका में 3 चीजें हमें मिलती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें मिलती है? ध्यान से सुनना। एक मिलता है आवरण, एक मिलता है द्रव्य। क्या बोला हमने? ध्यान से सुनना। क्या मिलता है? एक आवरण मिलता है, जैसे अभी अभी मैंने तेरे को बताया, झिल्ली, भित्ति, है ना। क्या मिलता है? एक आवरण मिलता है। एक क्या मिलता है सर? द्रव्य मिलता है। और वो द्रव्य जो है, एक मिलता है कोशिका द्रव्य, और एक मिलता है केंद्रक द्रव्य। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक कोशिका की। अब इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ कोशिका द्रव्य लिखोगे, केंद्रक द्रव्य नहीं लिखोगे, सीधी सी बात है ना। तो यूकैरियोटिक कोशिका में 3 चीज, क्या? एक तो आवरण मिलेंगे, एक कोशिका द्रव्य मिलेगा, एक केंद्रक द्रव्य मिलेगा। ठीक है। वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका में 2 चीजें, एक तो आवरण मिलेंगे, कोशिका द्रव्य मिलेगा, केंद्रक द्रव्य नहीं मिलेगा। राहुल कुमार, ऋषिका नागवंशी, SK, प्लीज बच्चों मत करो, स्पैम मत करो, प्यार से पढ़ा रहा हूं, प्यार से सुन लो। ये पकड़ लो, स्पीड पकड़ लो, और ये कर लो और वो कर लो। इतना ही अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान था, इतना ही तुम्हारे अंदर अगर ज्ञान भरा पड़ा है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर? हैं? जाइए पुराने लेक्चर देखिए, चुपचाप बैठ के पढ़ते क्यों नहीं हो यार? हाँ जी,
कोशिका के अंदर क्या मिल रहा है सर? एक आवरण मिल रहा है, कोशिका द्रव्य मिल रहा है, केंद्रक द्रव्य मिल रहा है, किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। सर आवरण कौन सा मिलता है? सर आवरण कौन सा मिलता है? आवरण होते हैं 3। कितने आवरण हैं? 3 आवरण हैं। एक का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, एक का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे मिलती है कोशिका भित्ति, और उसके नीचे मिलती है कोशिका झिल्ली। हाँ जी, देखिएगा, सबसे पहले मैं यहां पर बना रहा हूं। सपोज ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये एक बाहरी आवरण है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। मेरे को पता, आप पूछोगे सर ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? सर ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? ये एक आवरण होता है जो किसमें मिलता है? मोनेरा जगत में मिलता है, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें मिलता है, मोनेरा जगत में। डन। ये ग्लाइकोकैलिक्स किसमें मिलता है? ओनली मोनेरा में। केवल कौन से जगत में मिलता है? मोनेरा जगत में मिलता है। एक आवरण होता है ग्लाइकोकैलिक्स, जो आएगा अभी थोड़ी देर में आएगा जब प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे, क्योंकि मोनेरा जगत में किसको रखा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका को। तो वहां पर क्या मिलता है? एक आवरण मिलता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट, इस ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे क्या मिलता है? सर इस ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे मिलती है कोशिका भित्ति। इसके नीचे कौन मिलती है? कोशिका भित्ति मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या नाम देते हैं जिसको हम? सेल वॉल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है, अब बात आ रही है सर ये कोशिका भित्ति जो है, क्या ये सिर्फ मोनेरा जगत में होती है? याद कर, मैंने तेरे को कल 5 जगत पढ़ाए थे, 5 जगत बताए थे। एक था मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा, एक था फंजाई, एक है प्लांटेई, और एक है एनिमेलिया। आप मुझे बताना सोच समझकर, कोशिका भित्ति क्या मोनेरा जगत में है? मैं ये बैक्टीरिया बना रहा हूं, सपोज ये कौन है? ये बैक्टीरिया है। बताइए क्या बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति है? हां है, यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति कौन से जगत में मिल रही है? सर कोशिका भित्ति जो है सर वो मोनेरा जगत में है। हां है। क्या प्रोटिस्टा जगत में भी कोशिका भित्ति होती है? हां होती है, याद रखना। अगर आप ड्रॉपर है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, आपने डायटम्स नाम सुना होगा, डायटम्स, जिसमें सिलिका की कोशिका भित्ति होती है ना? तो याद रखना, प्रोटिस्टा जगत में भी क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक जगत तो बहुत अच्छे से याद हो रहा होगा, चिटिन चिटिन काइटिन, काइटिन याद आ रहा होगा, काइटिन, ये भी कवक यानी फफूंदी, फंगस, उसमें भी क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांटे यानी पादप, इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिमेलिया यानी प्राणी, एनिमल्स के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो 4 जगत हैं, 4 जगत हैं जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कौन कौन से हैं? याद रखना, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? सर मोनेरा में भी पाई जाती है, प्रोटिस्टा जगत में भी पाई जाती है, फंजाई जगत में भी पाई जाती है, और प्लांटेई जगत में भी पाई जाती है। चारों जगत में पाई जाती है। एनिमेलिया में नहीं होती। एनिमेलिया मींस एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती है। हाँ जी, डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका झिल्ली। इस कोशिका भित्ति के नीचे क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यह है कोशिका झिल्ली। अब बताइए ये कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो थी वो केवल 4 जगत में पाई जा रही थी। कोशिका भित्ति जो थी वो केवल 4 जगत में पाई जा रही थी। थोड़ा सा इधर कर देता हूं।
ग्लाइकोकैलिक्स जो था वो केवल एक ही जगत में मिल रहा था, इन 4 जगत में नहीं मिल रही थी। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। तो बेटा कोशिका झिल्ली जो है इस पृथ्वी पर हर कोशिका में, हर एक कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, हर एक जीव के अंदर पाई जाती है। सर पट्टी हटा दीजिए, कौन सी पट्टी आ रही है? कोई पट्टी नहीं आ रही दोस्त यहां पर। अरे जब स्लाइम मोल्ड आएगा तब वहां पर बताऊंगा ना नग्न जीव द्रव्य क्या होता है। हाँ जी, तो कोशिका झिल्ली सभी में पाई जाएगी। तो यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं क्या कि कोशिका झिल्ली 5 जगत में पाई जाती है, 5 के 5 जगत में पाई जाती है। कोशिका भित्ति 4 जगत में पाई जाती है और ग्लाइकोकैलिक्स केवल मोनेरा जगत में पाया जाता है। डन। तो कुल मिलाकर एक कोशिका जो होता है उसका आवरण जो होता है वो 3 प्रकार के मेम्ब्रेन से बना होता है। अब ये 3 मेम्ब्रेन में सबसे आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकैलिक्स, जो केवल मोनेरा जगत में होती है, प्रोटिस्टा जगत में नहीं होती, फंजाई में नहीं होती, प्लांटी में नहीं होती, एनिमेलिया में नहीं होती है। कोशिका भित्ति 4 जगत में होती है, इस एनिमेलिया में नहीं होती है। कोशिका झिल्ली 5 जगत में होती है। तो इस प्रकार यह बनता है आवरण एक कोशिका का, जो इन 3 प्रकार के मेम्ब्रेन से बना हो सकता है। अब बात करते हैं किसकी? कोशिका द्रव्य की। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य जो होता है इसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है तरल भाग, द्रव्य भाग, और एक होता है जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं। याद रखना, इसको हम क्या नाम देते हैं? साइटोसोल कहते हैं। अभी बता रहा हूं क्या होता है, समझना अभी, रुको। और एक होता है कोशिकांग। और क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा देखो यहां पर, ये मेरे पास 2 कोशिकाएं हैं, है ना, एक ये वाली कोशिका है, एक ये वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये जो मैं पिंक कलर जो दिखा रहा हूं ये एक लिक्विड है। ये जो लिक्विड जहां जहां मिल रहा है, इसका नाम है द्रव्य। इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल द्रव्य या साइटोसोल। जहां जहां द्रव्य मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोसोल बोलेंगे। और ये जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ये है कोशिकांग। कौन है दोस्त? ये है हमारे कोशिका अंगक। इस तरीके से, यानी यूं समझ लिया, आपने ग्लास ले लिया, ग्लास के अंदर पानी, और उस पानी के अंदर आपने मिट्टी डाल दी है। तो जो पानी जो है द्रव्य जो है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। और उसके अलावा क्या पाया जा रहा है? सर ठोस पदार्थ पाया जा रहा है, जो कौन है? कोशिकांग है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भैया यहां पर कोशिका द्रव्य जो है उसमें 2 भाग हैं, एक तरल भाग है और एक ठोस भाग है। जो तरल भाग है वो एक द्रव्य जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं, और जो ठोस भाग है वो कौन है? यहां पर कोशिका अंगक है। डन, यहां तक की बात। अब ये जो कोशिका अंगक जो होते हैं, ये कोशिका अंगक 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? ये जो कोशिका अंगक जो होंगे, जिनको हम कोशिकांग बोलते हैं और अंग्रेजी में सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं, ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। किस आधार पर? आवरण के आधार पर। कैसे सर? मैंने बोला मान ले यहां पर ये कोशिकांग है जो यहां पर इस तरीके से मिल रहे थे, और ये एक कोशिकांग है जिसके ऊपर क्या मिल रहा है? आवरण मिल रहा है। तो अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, आपके कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं।
एक वो जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, देखना है यहां पर ये कंटिन्यूसली स्पैम कर रहा है, इसको भगाओ क्लास से। ये कौन है? ये स्टॉप करके करना पड़ेगा। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आज दूसरा लेक्चर है, प्लीज मत करो। आराम से पढ़ा रहा हूं, आराम से समझ में आ रही है ना चीज, क्यों स्पैम कर रहा है मेरे भाई जबरदस्ती का? हाँ जी, कोशिकांग जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक वो जो क्या कहलाएंगे? मेम्ब्रेनलेस, यानी झिल्लीहीन, यानी जिनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं है। दूसरे होंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, एकल झिल्ली आबद्ध। आबद्ध का मतलब ढका होना, आबद्ध का मतलब किसी चीज से ढका होना। और एक होंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। यानी दोहरे झिल्ली आबद्ध। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा वो कोशिका अंगक होता है जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं है। सपोज ये मैंने एक सेल बनाई, इस सेल के अंदर ये एक कोशिका अंगक है जिसमें 2 आवरण मिल रहे हैं। एक मैंने कोशिका अंगक बनाया जिसके अंदर एकल आवरण मिल रहा है, उसके अंदर कोई चीज भरी पड़ी है, इसके अंदर कोई चीज भरी पड़ी है। एक वो जिस पर कोई भी आवरण ही नहीं है, कोई आवरण नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मेम्ब्रेनलेस, इस पर कोई आवरण नहीं है। इसको क्या मैं बोलूंगा? सिंगल मेम्ब्रेन। ये एक झिल्ली, यहां पर ये 2 झिल्ली, यहां पर कोई झिल्ली ही नहीं है। डन। तो ऐसे मेम्ब्रेनलेस झिल्लीहीन कोशिका अंगक कौन कौन से होते हैं? तो एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, स्टार बनाना है यहां पर और याद रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है दोस्त, सीधा सीधा। क्लास चल रही है ना? हाँ जी, है ना? तो मेम्ब्रेनलेस कौन से होता है, झिल्लीहीन कौन से होते हैं? बेटा सीधे सीधे आपने 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहला एग्जाम्पल आपने याद रखना है तारक केंद्र, जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है आपने राइबोसोम, अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल याद रखना है आपने केंद्रिका, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये सिंपल से 3 एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? जरा ऊपर कर देना एक बार, बिल्कुल ऊपर। हाँ जी, यहां तक की बात आपको समझ में आई? यहां तक की। एक और एग्जाम्पल और होता है जिसको हम साइटोपंजर भी बोल देते हैं, वो भी यहां पर लिख देता हूं। साइटोस्केलेटन, ये सारे के सारे वर्ड जो पहले नहीं सुने हैं, मेरे ख्याल से ड्रॉपर्स तो ये सारे सुने हुए हैं, जो पहली बार सुन रहे साइटोपंजर, आप पूछेंगे क्या होता है, इसी चैप्टर में आएगा। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ आएगा। तो साइटोपंजर
केंद्रिका, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियोलस बोलते हैं, राइबोसोम और तारक केंद्र। ये 4 ऐसे कोशिका अंगक होते हैं जिन पर कोई भी झिल्ली नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, एकल झिल्ली युक्त कौन कौन सा होता है? एक झिल्ली से ढके हुए कोशिका अंगक कौन से होते हैं? तो एग्जाम्पल आपने याद रखना है। पहला एग्जाम्पल आप याद रखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर जगह नहीं रहेगी तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, कि सपोज ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ER की फुल फॉर्म लिख रहा हूं अंग्रेजी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हिंदी में बोलते हैं अंतद्रव्य या अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो भी स्पैम करे बताते जाना मेरे को, ठीक है। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ दूसरा गोल्जी का है। गोल्जी बॉडी जिसको हम बोलते हैं, लाइन का है, लाइसोसोम जिसको हम बोलते हैं। अभी एनसीईआरटी की रीडिंग भी करवा रहा हूं, ठीक है जी। और सूक्ष्म का है, माइक्रो बॉडी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सफिशिएंट इतने एग्जाम्पल। हाँ जी, तो ये 4 एग्जाम्पल याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लैन का, सूक्ष्म का। अब बात करते हैं दोहरे झिल्ली युक्त। आई नो आपका सवाल होएगा, सर ये क्या होते हैं? फिर बोलूंगा आएंगे। सर साइटोस्केलेटन तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं प्रभु, थोड़ा पेशेंस रख लो, आएगा। तेरे से बोला है ना साइटोपंजर साइटोस्केलेटन आएगा, तब वहां पर पूछना क्या होता है, कहां पर होता है, किस तरीके से होता है। अभी सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसमें कोई कोशिका झिल्ली नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इनमें एक झिल्ली मिल रही है, कोशिका झिल्ली नहीं, सॉरी, इन पर कोई झिल्ली नहीं है, इन पर एक झिल्ली है। अब यहां पर दोहरे झिल्ली युक्त कौन कौन से हैं? अमनपाल नाम नोट करना। हाँ जी, दोहरे झिल्ली युक्त कौन कौन से हैं? आपने 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। यहां पर एक एग्जाम्पल और याद रखना, मेरे को याद आ गया, रसधानी। यहां पर एक एग्जाम्पल और याद रख सकते हैं, रसधानी। पांचवा एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पर, रसधानी, वैक्यूल। हाँ जी, यहां पर एक हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो गया हमारा लवक जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं अंग्रेजी में, साथ साथ लिखते जाइएगा। और तीसरा जो है वो है केंद्रक। तीसरा जो है वैसे वो कौन है? केंद्रक। हालांकि यहां पर लिखना नहीं चाहिए केंद्रक, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हमने यहां पर केंद्रक द्रव्य लिखा है, बट फिर भी याद रखना आपने केंद्रक। ये 3 हैं जिस पर 2 आवरण मिलते हैं, ठीक है। अब इसको हम अगर बनाना चाहें कोशिका का तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। सपोज ये हमारी सेल है जिसके अंदर ये हमारा केंद्रक है। अब केंद्रक जो है उसमें 2 आवरण है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर 2 आवरण है, लवक जो है उसके अंदर 2 आवरण है। तो ये हो गया लवक, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। और ये हो गया हमारा केंद्रक। यानी ये 3 चीजें जिनके अंदर दोहरा आवरण है, ठीक है। एकल आवरण वाला कौन है सर? ये अंतःप्रद्रव्य जालिका, सिंगल मेम्ब्रेन। सर ये गोल्जी का है, सिंगल मेम्ब्रेन। सर ये लाइसोसोम। सर ये रसधानी, ये मान लो लैन काय है।
ये रसधानी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी लिख देते हैं। ठीक है जनाब, तो ये हमारे क्या हो गए हैं, एक माइक्रो बॉडी और लिख देता हूं। माइक्रो बॉडीज अलग अलग प्रकार की होती हैं, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। इसको लिख देता हूं सूक्ष्म काय। ये हमारे सिंगल मेम्ब्रेन है, जो हरे रंग से लिखे हुए हैं सिंगल मेम्ब्रेन, जो पीले पीले हैं वो डबल मेम्ब्रेन, और जो लाल रंग से है, जो लाल रंग से यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं है। ये है हमारा तारक केंद्र, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक केंद्र, ठीक है, जिस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। यहां पर मिल रही है केंद्रिका, केंद्रक के अंदर मिलती है कौन, केंद्रिका, जिस पर कोई आवरण नहीं है। और एक मैंने बोला था कोशिका का कंकाल, एक मैंने बोला था कोशिका का कंकाल यानी साइटोस्केलेटन, राइबोसोम, सॉरी बनाना भूल गया, राइबोसोम। राइबोसोम आपके अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका पर भी मिलते हैं, कोशिका द्रव्य में भी मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलते हैं, लवक के अंदर भी मिलते हैं। यह है राइबोसोम, यह है राइबोसोम, यह है राइबोसोम, यह है राइबोसोम। तो राइबोसोम आपको कहां कहां दिखाई दे रहा है सर, 4 जगह हमको दिखाई दे रहा है। ये राइबोसोम कहां दिखाई दे रहा है सर, कोशिका द्रव्य में। ये राइबोसोम किस पर दिखाई दे रहा है सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ। ये राइबोसोम किसके अंदर दिखाई दे रहा है सर, लवक के अंदर दिखाई दे रहा है। ये राइबोसोम किसके अंदर दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर, तारक काय और तारक केंद्र अलग है, नहीं, आपको यहां पर 2 तारक केंद्र दिखाई दे रहे हैं 90 डिग्री पर, एक ऐसे है एक ऐसे है। तो याद रखना 2 इनकी संख्या होती है, 2 तारक केंद्र मिलकर क्या कहलाते हैं, तारक काय कहलाता है, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम तारक काय किससे बना होता है, 2 तारक केंद्रों से बना होता है। क्या ये तेरे को एक ये रहा, एक ये रहा, 2 तारक केंद्र, एक ऐसे है एक ऐसे है 90 डिग्री पर, ये तारक केंद्र ये तारक केंद्र, 2 तारक केंद्र मिलकर क्या कहलाता है, तारक काय। जैसे एक चश्मा है, उसमें 2 ग्लास है, 2 ग्लास मिलकर एक चश्मा बन रहा है, हाँ, ऐसे ये 2 मिलकर क्या कहलाते हैं, तारक काय कहलाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर राइबोसोम आपके मुक्त रूप से भी मिल रहा है और किसी के अंदर भी मिल रहा है। किसके अंदर मिल रहा है सर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिल रहा है, लवक के अंदर भी मिल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी मिल रहा है और मुक्त रूप से भी मिल रहा है। तो ये चीज याद रखना, भूल ना जाना। चलिए जी, एक चीज रह गई है, वो रह गया कोशिका कंकाल। यहां पर दिखाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। कोशिका कंकाल कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे धागे रूपी संरचना होती है यहां पर इस तरीके से। अब घोच पोच हो जाएगा इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूं। क्या प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, किसके फाइबर होते हैं, प्रोटीन के फाइबर होते हैं, कोशिका के अंदर फैले होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, साइटोपंजर, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। उन पर भी कोई आवरण नहीं होता है। ये सारी चीजें याद रखने के बाद में, ये सारे एग्जाम्पल याद रखने के बाद में, ये डायग्राम जो यहां पर हमने बनाया है, ये याद रखने के बाद में, ये देखने के बाद में, इतनी सारी चीजें सुनने के बाद में आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं, जल्दी से मुझे बताइए, सोच समझकर मुझे बताइए, कौन सा वो कोशिका अंगक है, कौन सा वो कोशिका अंगक है जो दूसरे कोशिका अंगक के भीतर है। टाइम हो गया मेरे को पता है, बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं सिंपल सा, फिर सवाल कर लेते हैं कुछ जल्दी से। हाँ जी, कौन सा वो कोशिकांग है, कौन सा वो कोशिकांग है जो किसी के भीतर है, कोशिकांग के भीतर कोशिकांग।
सोचो वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर है। तो आपको यहां पर इस डायग्राम में राइबोसोम दिख रहा है, हां सर। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, हां सर। तो ऐसा कोशिकांग जो दूसरे कोशिकांग के अंदर है। यहां पर आपको राइबोसोम दिख रहा है जो किसके अंदर है, लवक के अंदर। ये कौन है, कोशिकांग। ये कौन है, कोशिकांग। तो कोशिकांग किसके अंदर है, दूसरे कोशिकांग के अंदर है, हां सर बिल्कुल है। यहां तक की बातें अगर तेरे को समझ में आ गई हैं, यहां तक जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है, इस टॉपिक में अब दो ही चीजें बच जाती हैं, और वो दो चीजें जो बच रही हैं वो बच रही है, एक तो आकृति और एक बच रहा है आकार। कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। एनसीईआरटी की ये वाली जो इमेज जो है, यहां पर ये जो इमेज जो है जिसमें आकृति और आकार ये वाले जो बिंदु हैं, ये मुझे बताने हैं। यहां से लेकर यहां तक की बातें मैं आपको बता चुका हूं, यहां तक। एक बार आप इसको आज पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। कल जब मैं आऊंगा तो मैं आते ही सबसे पहले एनसीईआरटी को यहां से यहां तक आपको रिवाइज कराऊंगा, और रिवाइज कराने से पहले ये देख लीजिएगा एक मिस्टेक है आपकी एनसीईआरटी में जो अलग से हाईलाइट कर रखी है। प्लीज इसको हाईलाइटेड पोर्शन को देख लीजिएगा। यहां पर कोशिकाओं लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। यहां पर है कोशिकांग, यहां पर क्या आएगा, कोशिकांग आएगा। प्लीज इसको सही कर लीजिएगा, ये मिस्टेक दे रखी है हमारी एनसीईआरटी में। हिंदी की एनसीईआरटी में मिस्टेक है, इंग्लिश की एनसीईआरटी में मिस्टेक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे स्टूडियो में मतलब वहां पर होगी ना क्लास। अभी 10 मिनट है ना, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आइए थोड़ी सी कसरत करते हैं। चलिए जल्दी से एनसीईआरटी कसरत, थोड़ी सी कसरत कर ले। सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, मैं चांटा और लगा देता हूं क्लास में, तुमको पता है। अगर आप यहां पर बातें करने आई हो फलक 666, तो यहां पर बातें करने का समय नहीं है। मुश्किल से 1-1.5 घंटा मिल रहा है, उसमें मैं पढ़ाऊं या तुम्हारी बातें सुनूं, तुमसे बतियाऊं। एनसीईआरटी कसरत। आइए पहला प्रश्न। अच्छा, नई एनसीईआरटी में पेज नंबर 88 पर 13 क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैंने आपको कल बताए थे, और वही अगर पुरानी एनसीईआरटी की बात करूं तो पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 126 है। बस फर्क इतना सा है, नई एनसीईआरटी में पेज नंबर 88 है, पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 126 है। पहला क्वेश्चन मतलब यहां से होएगा, जल्दी से करते जाइएगा। फलक बेटा बात नहीं करनी है ना, मैं पढ़ाऊं या बातें करूं, आप मुझे बताइए। बातें करेंगे तो फिर सारा समय निकल जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा कब। जल्दी जल्दी जल्दी। टाइमर नहीं लाया हूं अभी, टाइमर लास्ट में हम लेकर आएंगे, अभी नहीं। किस वैज्ञानिक ने यह पाया कि पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद ही पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। माफ करना, मेरे पास पोल का ऑप्शन नहीं है, अगर होता तो वो मैं कल से स्टार्ट कराता हूं। मैं पूछ लेता हूं इतने जल्दी से, आप लोग आंसर करिए। एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं फटाफट पूछ लेता हूं। पोल का ऑप्शन नहीं आता है क्या, है इसमें ऐप में? नहीं पहले आता था ना, अब नहीं आता है क्या? देखो जाता है तो। हाँ जी, कर लिया आंसर। हाँ जी, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने पाया कि पादप ऊतकों में के अध्ययन के बाद भी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है? किसने बताया था? हाँ भाई, आंसर लगा दिया सभी ने। पोल पोल पोल, हाँ 4 ऑप्शन वाला 101 था आई थिंक। ये अपने जो डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन में अभी क्लास में हो, यहां पर पोल भेज सकते हैं क्या? अच्छा, हाँ तो उसको एक्टिव कर दो ना, अगर नहीं है तो। मतलब हो जाएगा क्या है? अच्छा, रनिंग क्लास में नहीं होएगा, ठीक है। मतलब आज एक बार चेक कर लेंगे ना अपन। ठीक 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 ठीक। हाँ जी, आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा बेटा? थियोडोर श्वान। श्वान वो वैज्ञानिक थे जिसने ये बताया था। सभी ने ये कर लिया। स्लाइडन कौन था? ए.के. मीणा साहब कह रहे हैं स्लाइडन था। बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ेगा, ऐसे नीट क्रैक करेगा। हैं, उस दिन तो बताया तेरे को, श्वान ने बताया था, ये स्लाइडन ने बताया था। नेक्स्ट, उपरोक्त में से कौन झिल्ली युक्त नहीं है?
जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, माफ करना मैं थोड़ा सा डिले हो गया, लेट हो गया क्वेश्चन कराने में, मेरे को याद नहीं था अगली क्लास भी है। हाँ जी, कौन सा झिल्ली युक्त नहीं है? ये सारे क्वेश्चन ना रोज रात को मैं बना रहा हूं तुम्हारे लिए, पेज बाय पेज ये सारी स्लाइडें मैं खुद बना रहा हूं, कोई मेरे पास कोई ट्रांसलेटर नहीं बैठा हुआ, मैं खुद बना रहा हूं एक एक चीज। गूगल पर जाइएगा, गूगल पर जाने के बाद वहां पर लिखिए गूगल इनपुट टूल्स, गूगल इनपुट टूल्स के बाद में वहां पर एक ऑप्शन आता है हिंदी, वहां पर मैं इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ता हूं, इंग्लिश के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सोचता हूं कि इसको हिंदी में अनुवाद कैसे करूं, हिंदी में अनुवाद करता हूं, सारी चीजें हिंदी में लिखता हूं, ऑप्शन हिंदी में लिखता हूं। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करना सीखें। कौन सा झिल्ली युक्त नहीं है? इनमें से कौन है जो झिल्ली युक्त नहीं है? रसधानी में झिल्ली है, लयनकाय में झिल्ली है, मीजोसोम अभी तू जानता नहीं है लेकिन ये भी झिल्ली आबद्ध होता है, राइबोसोम। आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। आयुष अभी अभी तेरे को बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, राइबोसोम वो कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन से झिल्ली युक्त कोशिकांग है यहां पर? झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है यहां पर? सर एआई को यूज कर लो। पेपर भी एआई दे आए, फिर तो पढ़ा भी एआई दे फिर हैं। कौन से झिल्ली युक्त कोशिकांग है बताइए यहां पर? हाँ जी, राइबोसोम यहां आ गया, राइबोसोम यहां आ गया, राइबोसोम यहां आ गया। भैया राइबोसोम में झिल्ली नहीं पाई जा रही, तो तीनों में राइबोसोम आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? सर लाइसोसोम गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु डैश एक प्रमुख स्थल होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको सेव करने हैं। चैप्टर खत्म होते ही इसकी पूरी एक पीडीएफ बनाकर आपको दे दूंगा, उसको सेव कर लेना, ठीक है। कोशिकाओं में कोशिका क्रिया हेतु एक प्रमुख स्थल होता है। और मैं आपको एक इतनी सी छोटी सी बात बता दूं, हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी कसरत अगर आपने लास्ट में जाते हुए अगर कर ली, 500 से 650 क्रॉस कर देगा। बायो की मतलब बायो में स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, अगर तेरे बायो में 250 भी आ रहे हैं तो 360 लेकर आ सकता, अगर तूने ये एनसीईआरटी कसरत कर ली। इतनी श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूं। हाँ जी, कोशिका क्रिया हेतु कौन सा स्थल होता है? प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य केंद्रक। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य वो जगह होती है जहां पर क्रियाएं होगी। नेक्स्ट, वह कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। हाँ जी, कौन सा कोशिकांग है जो दोनों में पाया जाता है? तारक केंद्र, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम। नहीं जानते छोड़ दो, मैंने अभी नहीं बताया आपको। आता है करो, नहीं आता छोड़ दो। सर ये इतने सिंपल क्वेश्चन है। अरे बेटा आज दूसरा लेक्चर है, 300 करीबन हमें 250 लेक्चर करने हैं। दूसरे लेक्चर में तू अभी से स्टार्ट, सिंपल है। अभी रुक जा बेटे बांगड़ू, अभी रुक जा तू। हाँ जी, कर लिया, पता था। चलो, राइबोसोम वो कोशिकांग है जो दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? एक वनस्पति वैज्ञानिक ने, एक प्राणी वैज्ञानिक ने, एक वनस्पति वैज्ञानिक तथा एक प्राणी वैज्ञानिक ने, या एक मनोवैज्ञानिक ने? सर ये एनसीईआरटी कसरत कहां पर मिलेगी? यही क्लास में मिल रही है तेरे को, टीचर स्लाइड में मिलेगी। चैप्टर खत्म होने के बाद इन्हीं क्वेश्चंस को एक पीडीएफ बनाकर दे दूंगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? हाँ जी, कर लिया सभी ने। तो भैया कोशिका सिद्धांत दोनों ने दिया था। किसने दिया था? वनस्पति वैज्ञानिक श्लाइडन और प्राणी वैज्ञानिक कौन? श्वान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उपरोक्त में से कौन सी संरचना कोशिकांग के भीतर कोशिकांग है? कोशिकांग के भीतर कोशिकांग,
कौन सा है जो कोशिका के भीतर एक दूसरा कोशिकांग है? फटाफट, ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि राइबोसोम वो कोशिकांग है जो माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन पर मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कोशिका विभाजन से संबंधित ओमनिस सेल्यूल ई सेल्यूल की अवधारणा को स्पष्ट किया? आई नो अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं, टेंशन मत लो। जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस भी कुछ कुछ डिफिकल्ट आएंगे। और जो ड्रॉपर है उनको पता होगा बायो का एग्जाम कितना इजी गया था यार, नीट 2024 का था कि नहीं था? इजी थे ना क्वेश्चंस? बस हाँ जी, कौन था जिसने दिया था? रुडोल्फ विर्चू भाई, सीधा सीधा आंसर रुडोल्फ विर्चू, ओमनिस सेल्युलर ई सेल्युलर। नेक्स्ट, असत्य कथन चुनना है, चुन जल्दी से असत्य कथन। बस ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि टाइम हो गया मेरे भाई, 44 हो गए, मेरे को सर डांटेंगे यार। बस 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 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है? असत्य कथन चुनना है, जल्दी से चुन लीजिए। चलो ये वाला मत चुनो, ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, रहने देना, अभी मत करना। ये वाला आप लोगों में से कईयों ने कर भी लिया होगा, कोई बात नहीं, अभी इसको नहीं करेंगे, ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, एक बार पढ़ाने दीजिए फिर उसके बाद में करेंगे। अभी मैंने केवल आपको 8 प्रश्न कराए हैं, टोटल में 13 प्रश्न लेकर आया था, 8 मैंने कराए हैं, बाकी अपन कल करेंगे। माफ करना, सॉरी, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है केमिस्ट्री की। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं इसी समय पर, पढ़कर आइएगा और फालतू के प्रश्न मत पूछा करो यार। चलो बाय।